हम सनम जावेद के कागजात के ऊपर इतराज़ात करने आए हैं सीएम हाउस की तरफ से मरीम नवाज की इंस्ट्रक्शंस के ऊपर। तो आरओ साहब ने बोला कि मैं किधर आपके ऊपर ज्यादती कर रहा हूँ, करने वाले लोग आपके ऊपर ज्यादती कर रहे हैं। और फिर ये जाली दस्तखत करके ले आए, जाली शनाख्ती कार्ड लिख के ले आए। पाकिस्तान के अंदर इंसाफ किलो के भाव से बिक रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, एडिक्स न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूँ अहमद अली शाह। आज की टॉप न्यूज़ में आपको बताएंगे कि एक बार फिर ख्वाजा आसिफ ने अपनी हिम्मत से ज़्यादा बोल दिया है। उन्होंने एक्स आर्मी चीफ जनरल बाजवा और एक्स DG ISI जनरल फैज़ हमीद के ऊपर कुछ ज़रूरत से ज़्यादा और लिमिट से भी ज़्यादा उन्होंने बोल दिया है। क्योंकि ख्वाजा आसिफ जब कोई कुश्ते वुश्ते खाकर या कोई दो हल्के हल्के लगाकर किसी टीवी प्रोग्राम में बैठ जाते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें खोल देते हैं, उनको खुद समझ नहीं चलती। बाद में उनके ऊपर पार्टी से भी काफ़ी प्रेशर आ जाता है। इस बार उन्होंने बोला है जी कि इमरान खान के ऊपर तो केसेस बन रहे हैं, उनको तो सज़ा हो चुकी है और वो तो जेल के अंदर हैं, मगर जनरल बाजवा और जनरल फैज़ को भी कटार में लाना चाहिए। और ख्वाजा आसिफ ने डायरेक्ट इल्ज़ाम लगाए हैं कि जो 2021 तक दहशत गर्दी होती रही, इसमें भी जनरल बाजवा और जनरल फैज़ ही मेन कसूरवार हैं। और इस साथ ही साथ उन्होंने जो दूसरा इल्ज़ाम लगाया, उन्होंने बोला कि जो माशी हालत इस वक्त पाकिस्तान की हो चुकी है, जो हालात चल रहे हैं, जो पाकिस्तान के अंदर डॉलर की कमी है, पाकिस्तान डिफॉल्ट की तरफ जाता है, बार बार पाकिस्तान को बार बार IMF के आगे हाथ फैलाने पड़ते हैं, चीन के आगे हाथ फैलाने पड़ते हैं, अरब ममालिक को, सऊदीया, UAE, कतर के आगे हाथ फैलाने पड़ते हैं। इसके भी मेन जिम्मेदार जो हैं वो जनरल बाजवा और जनरल फैज़ हमीद हैं। और जो मज़े की बात है वो ये है कि ख्वाजा आसिफ अब उनको तड़ियाँ भी लगा रहे हैं। ख्वाजा आसिफ ने बोला कि ये कौन होते हैं नवाज शरीफ को घर भेजने वाले, ये कौन होते हैं मुल्क के फैसले करने वाले, ये एक मुल्क के वज़ीर आज़म को घर कैसे भेज सकते हैं। मगर ख्वाजा आसिफ ये बोल गए कि नवाज शरीफ को ही नहीं, उन्होंने इमरान खान को भी घर भेजा हुआ है। आपके ऊपर उसी बंदे ने मेहरबानी की हुई है। उसी जनरल बाजवा ने आपको 2018 के अंदर व्हाट्सएप कॉल के ऊपर इलेक्शन जितवाया। उसी जनरल बाजवा ने आपको 5 साल असम्बली के अंदर बैठने का मौका दिया। अब मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट को भी ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि जब ये इस्तेमाल कर लेते हैं किसी को तो उसके खिलाफ ऐसे ही बयान देते हैं। जनरल बाजवा ने सबसे ज़्यादा एहसानात जो किए हैं वो ख्वाजा आसिफ के ऊपर ही किए हैं। उनको जेल से निकलवाना हो, उनको इलेक्शन जितवाना हो, उनको वो करप्शन केसेस से बचाना हो, सब कुछ जनरल बाजवा ही करते रहे। अगर अब ये जनरल बाजवा के ऊपर बोल रहे हैं तो मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट को ये चीज़ समझ लेनी चाहिए टाइम से कि 3 साल बाद आपने भी रिटायर हो जाना है और आपके ऊपर भी ये इसी तरह के इल्ज़ामात लगाएंगे। और एक और ख़बर जो आज मेरी नज़रों के आगे से गुजरी सोशल मीडिया के ऊपर स्क्रोलिंग के टाइम, तो वो ये थी कि नून लीग की एक बड़ी शख्सियत जो नवाज शरीफ के बहुत ही ज़्यादा करीबी और सेनेटर भी रह चुके हैं और उन्होंने पाकिस्तानी सियासत के अंदर अपना बहुत ही ज़्यादा कीमती वक्त भी दिया है और इस पाकिस्तानी सियासत को समझते हैं, वो आसिफ करमानी जो सेनेटर भी रह चुके हैं, उन्होंने बयान दिया कि मैं इस चीज़ से परेशान हूँ कि ओन चौधरी कैसे जीत गया है। आसिफ करमानी कहते हैं कि 8 फरवरी वाले दिन मैं तो काफ़ी कैंप्स का दौरा कर चुका हूँ, मैं लोगों के साथ जाके मिलता रहा हूँ, मैं अपनी पार्टी की पोजीशन देखता रहा हूँ कि कौन से वोट किधर जा रहे हैं, किसको वोट ज़्यादा पड़ रहे हैं। उन्होंने बोला कि मैं किसी पोलिंग स्टेशन पर यह दावे के साथ नहीं कह सकता कि इधर से ओन चौधरी जीता होगा। 8 फरवरी की जो हवा थी वो सारी सलमान अकरम राजा की तरफ थी, PTI की तरफ थी। उन्होंने ये चीज़ एडमिट की कि उस दिन जो भी लोग थे, जितने भी वोटर थे, वो ज़्यादा से ज़्यादा PTI को ही वोट डाल रहे थे। मगर कहते हैं कि जब रिजल्ट आया तो मेरे लिए सबसे ज़्यादा शॉकिंग मेरे ही हल्के का रिजल्ट था, जिधर से ओन चौधरी को जितवा दिया गया। जिसको मैंने ही वोट नहीं डाला वो बंदा भी जीत चुका था। नून लीग के अपने ही लोग, अपने ही सेनेटर, उनके अपने ही MNA इसके ऊपर बयान दे रहे हैं। वो ही इलेक्शन के नताइज को नहीं मान रहे कि हमारे लोग कैसे जीत गए। PTI या इमरान खान का मानना तो दूर की बात है, वो तो चीज़ ही एक नेक्स्ट लेवल चली जाती है, वो तो अपोजिशन पार्टी है, वो तो किसी सूरत नहीं मानेगी। अब आते हैं जी दूसरी खबर के ऊपर कि सनम जावेद के पीछे मरीम नवाज हाथ धोकर पड़ी हुई थी और अभी तक वो उसी के पीछे लगी हुई है। चीफ मिनिस्ट्री गई बाढ़ में। मेरा मेन मकसद सनम जावेद को किसी तरह डाउन करना है और उसको जेल के अंदर ही रखना है और उसे किसी भी इलेक्शन में जीतने नहीं देना। मरीम नवाज का अब सिर्फ और सिर्फ एक ही मोटो, एक ही गोल रह चुका है CM बनने के बाद। हुआ कुछ यूँ है कि सनम जावेद के पहले तो कागजात नामजदगी ही जमा नहीं हो रहे थे, ना ही उनके कागजात के ऊपर सिग्नेचर्स हो रहे थे। बड़ी मुश्किल से वो मरला तो तय पा गया। उसके बाद कल थी उनके कागजात की स्क्रूटनी। उनके लोगों को टाइम दिया गया कि 3:30 बजे आप आ जाएं, आपके कागजात की स्क्रूटनी होगी, उनकी जांच पड़ताल होगी। सनम जावेद की तरफ से तमाम लोग टाइम पर पहुंच गए और उधर एक वकीलों के ग्रुप ने एंट्री मारी। वकला ने आके बोला जी हम इनके कागजात के ऊपर एतराज़ करते हैं, एतराज़ात हैं हमारे पास, हमें भेजा गया है। जब आरओ
साहब ने पूछा जी आपको किसने भेजा, आप किसकी तरफ से केस लेके आए हैं। वकला ने साफ इनकार कर दिया, जी हमें तो नहीं पता हमें किसने भेजा है। काफ़ी बहस और मुबाहिसे के बाद वकीलों के ग्रुप ने बताया कि हम सनम जावेद के कागजात के ऊपर इतराज़ात करने आए हैं CM हाउस की तरफ से मरीम नवाज़ की इंस्ट्रक्शंस के ऊपर। आप थोड़ा सा वेट करें, हमारे कागजात भी आ रहे हैं, हम फिर आपको इतराज़ात बताते हैं। जब वकला को CM हाउस से इतराज़ात मौसूल हो गए तो उन्होंने जनाब सनम जावेद के ऊपर इतराज़ आयद किया कि सनम जावेद ने मियाँ वाली के अंदर एक प्लाट ख़रीदा हुआ है और उन्होंने अपने एहसासों के अंदर उसको शो नहीं किया। अब RO ऑफिस में सूबाई जो इलेक्शन कमीशन का ऑफिस है उसके अंदर बड़ी इंटरेस्टिंग सूरत हाल पैदा होगी। सनम जावेद के जो वालिद हैं वो भी परेशान हो गए कि ये प्लाट मैंने कब खरीद के सनम जावेद को दे दिया है। तो बताया गया कि मियाँ वाली के अंदर सनम जावेद के वालिद ने एक प्लाट खरीदा 1 कनाल का, जिसको खरीद कर उन्होंने सनम जावेद के नाम लगवा दिया और ये प्लाट 2009 के अंदर खरीदा गया। जब वकला को बोला गया कि जी इसका कोई सबूत दें तो वकला ने एक प्रॉपर्टी का फार्म जो होता है वो लेके गए हुए थे, वो उन्होंने RO साहब को दिया और सनम जावेद के वालिदैन और वकला ने जब उस फार्म को देखा तो उसके ऊपर लिखा हुआ था कि ये 2009 के अंदर सनम जावेद के नाम हुआ, तब वो गैर शादीशुदा थी। उसके ऊपर आगे लिखा हुआ था कि गैर शादीशुदा। तो सनम जावेद के वालिद ने बोला कि 2009 में तो जो सनम है वो शादीशुदा थी, आप गैर शादीशुदा वाला जो फार्म है, जो प्लाट है, वो किधर से लेके आ गए हैं। और जब उस फार्म के ऊपर सनम के जो सिग्नेचर हैं वो चेक किए गए तो उसके वालिद ने बोला कि ये तो सिग्नेचर भी जाली हैं। जब मजीद पढ़ा तो सनम जावेद के वालिद ने बोला कि इसके ऊपर तो सनम का जो ID कार्ड नंबर है वो भी आपने गलत लिखा हुआ है। तो सनम जावेद के वालिद ने RO को बोला कि सर हमें सुप्रीम कोर्ट ने जो 8 फरवरी के इलेक्शन थे उसके अंदर इजाज़त दे दी थी, ये इस तरह के इतराज़ात जब ये लेकर आए थे, मेहरबानी करें आप भी इजाज़त दें, आप ज़्यादती ना करें हमारे साथ। तो RO साहब ने बोला कि मैं किधर आपके ऊपर ज़्यादती कर रहा हूँ, करने वाले लोग आपके ऊपर ज़्यादती कर रहे हैं। और इसी तरह के 3-4 और जुमले बोले जिससे यही जाहिर होता है कि RO के ऊपर इंतहाई किस्म का दबाव था, जिस दबाव में आकर वो ये बात कह रहे थे कि मैं आपके ऊपर कोई ज़्यादती नहीं कर रहा, मेरे ऊपर ये ब्लेम ना डालें, मैं तो वही काम कर रहा हूँ जो मुझे इंस्ट्रक्शंस मिली हुई हैं, जो मुझे करने को कहा गया है, मैं सिर्फ वही काम कर रहा हूँ, आप देखें बाकी जो मामलात आपने देखने हैं। फिर सनम जावेद के जो कागजात थे सेनेट के लिए वो RO साहब ने मुस्तरद कर दिए। अब ये मामला भी अदालत के अंदर जाएगा, जिधर से यही जाहिर होता है कि सुप्रीम कोर्ट पहले आर्डर दे चुकी है और ये दोबारा कागजात मंजूर हो ही जाएंगे। और फिर ये जाली दस्तखत करके ले आए, जाली शनाख्ती कार्ड लिख के ले आए, सनम जावेद को 2009 में गैर शादीशुदा लिख के ले आए। मरीम नवाज़ फिर कैलबरी फंड वाला किस्सा इधर दोबारा दोहरा कर चली गई, उनको समझ ही नहीं चली कि मेरे साथ हुआ क्या है। एक और बड़ी मज़े की खबर है मरीम नवाज़ के हवाले से, वो मैं आपको बताता हूँ, जिसके बारे में लोग दावा भी कर रहे हैं और कुछ लोग कह रहे हैं कि हमारे पास सबूत भी हैं, वीडियो सबूत भी हैं कि मरीम नवाज़ ने जो जेल का दौरा किया है, जो बज़ाहिर दिखने में लगता है कि वो जेल के अंदर अफ्तारी करके आई हैं ख़वातीन के साथ, वो ऐसा कोई दौरा नहीं किया। उन्होंने ये जेल के बाहर ही किसी एरिया में बैठकर ये फ़ोटो शूट करवाया, ये शूटिंग की गई है। बेसिकली ये सब इसलिए हुआ है कि जेल इंतज़ामिया ने मरीम नवाज़ को पहले ही बता दिया था कि हमारी ख़वातीन का, ख़ास तौर पर PTI की ख़वातीन का और बाकी जितनी भी जेल में ख़वातीन हैं, वो सब इस मूड में है कि आप किसी तरह जेल के अंदर आएँ और वो आपके ख़िलाफ़ नाराबाजी करेंगी। वो किसी तौर पर चुप नहीं बैठ रही, ना ही वो हमारी किसी धमकी के आगे आ रही हैं, ना ही वो हमारी बात मान रही हैं। तो मरीम नवाज़ ने एक जगह के ऊपर कुछ ख़वातीन को इकट्ठा किया, एक कारपेट बिछाई, दरी वगैरह बिछाकर, अफ्तारी का सामान लाकर, तो उधर उन ख़वातीन को कैदी के तौर के ऊपर बैठाकर, उनके आगे दुपट्टे शपट्टे रख कर, उनके मुंह वगैरह थोड़े थोड़े डाम कर, उनको खाना खशाना खिला के उधर उन्होंने एक पार्ट शूट किया। तो फिर मरीम नवाज़ ने जेल सुप्रीडेंट को बोला कि मुझे किसी तरह छुप छिपा के मेरे उस सेल के पास लेके जाओ जिधर मैं कैद थी। तो जेलर ने बोला ठीक है, मैं बाकी ख़वातीन को दूसरे बैरिक के अंदर मैं कैद करता हूँ, शिफ्ट करता हूँ, तो आपको मैं उस बैरिक तक ले जाऊँगा जिधर आप कैद थी। तो दूसरा पोर्शन जो है मरीम नवाज़ ने उधर जाकर शूट किया, तो फिर जाकर ये स्टार प्लस की एक नई किस्त मरीम नवाज़ शाया कर सकी। अब आते हैं जी अगली खबर के ऊपर कि पाकिस्तान के अंदर इंसाफ किलो के भाव से बिक रहा है और धड़ाधड़ लोगों को जमानतें दी जा रही हैं, उनके केसेस खारिज किए जा रहे हैं। इसी सिलसिले में मरीम नवाज़ के दोनों भाई पाकिस्तान आए हैं, नवाज शरीफ के दोनों बेटे हसन और हुसैन नवाज़, और उनके आकर सारे के सारे केसेस माफ़ कर दिए गए हैं। पहले ही दिन 3 केसेस के अंदर उनको ज़मानतें दी गई हैं, उनको बरी किया गया है और उन केसेस के अंदर इनकी ज़मानतें मंजूर हुई हैं जिनके अंदर इनके रेड वारंट गिरफ्तारी जारी हो चुके थे। अब उन दोनों को पाकिस्तान बुलाया गया क्योंकि दोनों के चचा वज़ीर आज़म हैं और दोनों की जो सिस्टर है प्यारी बहनियाँ, वो पाकिस्तान के एक सबसे बड़े सूबे की चीफ मिनिस्टर हैं और उनको पाकिस्तान बुलाकर बाइज़्ज़त तरीके से कोर्ट के अंदर पेश किया गया। अदालतों को बोला गया कि ये 2 लाख
लाल रतन हैं, इनकी सजाएं आपने माफ़ करनी है। और दूसरी तरफ इमरान खान के वकला हैं, वो जज साहब के सामने जब दलाइल देते हैं तो जज ये सर पकड़ कर बैठ जाते हैं, यार ये किस तरह के केसेस आपने बनाए थे और किस तरह के फैसले कर कर आपने ये केस हमारे सामने पेश कर दिए हैं। वो अपने ही जूनियर जजेस के ऊपर परेशान होकर बैठ गए हैं कि ये किस तरह के काम हो रहे हैं। लास्ट में आपको बताता हूँ कि पाकिस्तान के होम मिनिस्टर वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने एक फिर बोंगी मार दिया और उन्होंने बोला जी सोशल मीडिया को कंट्रोल करना चाहिए, ये दुनिया के तमाम ममालिक कर रहे हैं। और उन्होंने बोला कि अमेरिका जैसा कंट्री टिकटॉक को बैन कर सकता है तो हम सोशल मीडिया को बैन क्यों नहीं कर सकते। मगर बात वही इमरान खान वाली, एक तो ये पढ़े लिखे नहीं है और दूसरा ये कोशिश भी नहीं करते, ये सिर्फ कोई हेडलाइन देकर या कोई थंबनेल देखकर आकर उसके ऊपर बयान दे देते हैं। हालांकि अमेरिका ने टिकटॉक को मोहलत दी है 6 महीने की कि आपकी जो पेरेंट कंपनी है उससे आप अलग हो जाएं, क्योंकि जो टिकटॉक की पेरेंट कंपनी है वो चाइनीज कंपनी है, उसका ओनर चाइना है। और अमेरिका ने ये तहफ़्फ़ुज़ात रखे हैं कि हमारे लोगों की, हमारे 70 मिलियन लोग जो टिकटॉक के ऊपर हैं उनका जो डाटा है वो चाइनीज़ कंपनी के पास जा रहा है। हम अपने लोगों को डाटा चाइना को नहीं देना चाहते क्योंकि ये मिस यूज़ हो सकता है। और इसके चलते हुए इन्होंने बोला है कि आप अपनी कंपनी को अलग कर लें तो हम टिकटॉक को अमेरिका के अंदर चलने की इजाज़त देंगे, अदरवाइज़ हम ये काम नहीं होने देंगे। इसी के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।